పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రసంగం కొనసాగుతోంది. ఆ లైవ్ చూద్దాం. असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों की जीवन धारा है. इसी जीवन धारा को आर्थिक गतिविधियों का आधार बनाकर विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों के आरंभ के लिए काम हो रहा है. इसका लाभ पूर्वोत्तर के किसानों, युवाओं और उद्यमियों को सभी को मिलेगा. अर्थ ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम से इंटीग्रेटेड नेशनल वाटरवेज का विकास कर ब्रह्मपुत्र और बराक नदी को विकास की धारा बनाने का प्रयास जारी है. मेरी सरकार ने पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए संवेदनशीलता और सहभागिता की जिस नीति के साथ काम किया, उसका लाभ आज साफ दिख रहा है. आज पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्ति की ओर है और हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है. हिंसा के रास्ते पर भटके युवा अब विकास और राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में लौट रहे हैं. ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को शांति और सौहार्द के साथ पूरा किया जा रहा है. इसी प्रकार ऐतिहासिक बोडो शांति समझौता भी हुआ है, जिसे सफलतापूर्वक लागू किया गया. समझौता होने के बाद इस बार बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव भी सफलता के साथ पूरे हुए हैं. माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयासरत है. एक तरफ जहां हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंसा फैलाने वाली ताकतों पर भी कड़ाई बरती जा रही है. इसी का परिणाम है कि नक्सली हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दायरा सिमट रहा है. मेरी सरकार की विकास नीति को जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया है. कुछ सप्ताह पहले ही आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव सफलता के साथ संपन्न हुए. बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी ने दर्शाया है कि जम्मू कश्मीर नए लोकतांत्रिक भविष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ चला है. प्रदेश के लोगों को नए अधिकार मिलने से उनका सशक्तिकरण हुआ है. आयुष्मान भारत सेहत योजना लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलना तय हुआ है. जम्मू में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की एक बेंच भी स्थापित की गई है. केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कुछ महीने पहले लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक संपन्न हुई है. अब लद्दाख के लोग स्वयं अपने प्रदेश के विकास से जुड़े निर्णय और तेजी से ले रहे हैं. माननीय सदस्यगण, इस कोरोना काल में हम जब देश के भीतर आपदाओं से निपट रहे थे, तब हमारी सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के प्रयास किए गए. LAC पर द्विपक्षीय संबंधों और समझौताओं को दरकिनार करते हुए शांति भंग करने की कोशिश की गई. लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने न केवल पूरी सजगता, शक्ति और हौसले के साथ इन षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि सीमा पर यथास्थिति बदलने के सभी प्रयासों को भी नाकाम किया. हमारे जांबाजों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है. जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया. हर देशवासी इन शहीदों का कृतज्ञ है. मेरी सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और सतर्क भी है. LAC पर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती भी की गई है. माननीय सदस्यगण, हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान देशभक्ति के अमर गीतों की रचना करने वाले मलयालम के श्रेष्ठ कवि वल्लथोल ने कहा है, भारतम ऐन्ना पेरुकेट्टाल अभिमाना पूरिदम आगनम अंतरंगम. अर्थात जब भी आप भारत का नाम सुने, आपका हृदय गर्व से भर जाना चाहिए.
मेरी सरकार भविष्य के भारत की व्यापक भूमिका को देखते हुए अपनी सैन्य तैयारियों को सशक्त करने में जुटी है। आज अनेक आधुनिक साजो सामान भारत की सैन्य क्षमता का हिस्सा बन रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी सरकार का जोर है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने HAL को 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण का ऑर्डर दिया है। इस पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा से जुड़े 100 से अधिक सामानों के आयात पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह सुपरसोनिक टॉर्पीडो, क्विक रिएक्शन मिसाइल, टैंक और स्वदेशी राइफलों सहित अनेक अत्याधुनिक हथियार देश में ही बन रहे हैं। आज भारत रक्षा सामान के निर्यात के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। माननीय सदस्यगण, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर अर्थात इन स्पेस का गठन स्पेस सेक्टर में बड़े सुधारों को गति देगा। आज हमें गर्व है कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3, गगनयान और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे महत्वपूर्ण अभियानों पर काम कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा में भी देश तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। कुछ महीने पहले काकरापार में देश के पहले स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का सफल परीक्षण किया गया। माननीय सदस्यगण, विकास के साथ ही पर्यावरण सुरक्षा भी मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी संकल्प को लेकर भारत GDP की इमिशंस इंटेंसिटी को वर्ष 2005 की तुलना में 2030 तक 33 से 35% तक कम करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पेरिस समझौते को लागू करने में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। हाल ही में कच्छ के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने का काम शुरू हुआ है। पिछले 6 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 2.5 गुना वृद्धि हुई है, जबकि सौर ऊर्जा क्षमता 13 गुना बढ़ी है। आज देश में कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लगभग 1/4 हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है। माननीय सदस्यगण, भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को इस कोरोना काल में भी जिस गंभीरता से निभा रहा है, उसे आज दुनिया देख रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करते हुए भारत ने देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ ही 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति की। भारत वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है कि वंदे भारत मिशन, जो दुनिया में इस प्रकार का सबसे बड़ा अभियान है, उसकी सराहना हो रही है। भारत ने दुनिया के सभी हिस्सों से लगभग 50 लाख भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के साथ ही 1 लाख से अधिक विदेशी नागरिकों को भी उनके अपने देशों तक पहुंचाया है। कोविड-19 की बाधाओं के बावजूद भारत ने सभी साथी देशों से अपने संपर्कों और संबंधों को और मजबूत बनाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिखर सम्मेलन, बहुपक्षीय कार्यक्रम और आधिकारिक बैठकों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भारत ने आगे बढ़ाया है। भारत ने ऐतिहासिक वैश्विक समर्थन हासिल करके इस वर्ष 8वीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में प्रवेश भी किया है। भारत ने 2021 के लिए ब्रिक्स में अध्यक्ष पद भी ग्रहण किया है। माननीय सदस्यगण, आज जब भारत दुनिया में अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, तो हमें भी उतने ही बड़े संकल्पों को सिद्ध करना होगा। 2021 का यह वर्ष हमारे लिए इसलिए भी अहम है, देश ने कुछ दिन पहले 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। यह वर्ष नेताजी की 125वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है। नेताजी की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए मेरी सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हम सबके पूज्य गुरु तेग बहादुर का
400वां प्रकाश पर्व भी हम पूरी श्रद्धा के साथ मनाएंगे। इन समारोहों के साथ ही देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का शुभारंभ भी इसी वर्ष हो जाएगा। माननीय सदस्यगण, विगत वर्ष में सामूहिकता की जिस शक्ति का हमने साक्षात्कार किया है, उसी शक्ति से हमें नए लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अनेक ऐसे काम कर दिखाए हैं जिनको कभी बहुत कठिन माना जाता था। आर्टिकल 370 के प्रावधानों के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को नए अधिकार मिले हैं। नागरिकता संशोधन कानून संसद द्वारा पास किया जा चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का लाभ देश को मिलना शुरू हो चुका है। सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के उपरांत भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत ने रिकॉर्ड सुधार किया है। अब कंप्लायंस से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स की रैंकिंग में भारत 65वें से 34वें रैंकिंग पर आ गया है। जिस डीबीटी को नजरअंदाज किया जा रहा था, उसी की मदद से पिछले 6 साल में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई है। कभी हमारे यहाँ सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थीं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। आज मध्यम वर्ग के लाखों लोगों को रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा का लाभ मिल रहा है। इस दौरान सिर्फ नए कानून ही नहीं बने, बल्कि 1500 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया जा चुका है। माननीय सदस्यगण, ऐसे अनेक निर्णय हैं जो लगभग हर क्षेत्र में लिए गए हैं। मेरी सरकार ने दिखाया है कि नीयत साफ हो, इरादे बुलंद हो तो बदलाव लाया जा सकता है। इन वर्षों में मेरी सरकार ने जितने लोगों के जीवन को छुआ है, वह अभूतपूर्व है।